मैं कहाँ पैदा हुआ मुझे ठीक ठीक याद नहीं। हाँ, इतना ज़रूर याद है कि हम 5-6 भाई बहन थे। भूरे रंगों वाली मेरी माँ के सभी बच्चे भूरे नहीं थे। 2 को छोड़कर बाकी बच्चे कुछ ब्लैक कुछ वाइट रंगों में भूरे रंग को समेटे हुए थे। माँ के साथ बिताए वो पल ज़्यादा दिनों तक के लिए नहीं थे। कुछ ही दिनों में माँ के बच्चे बिकने शुरू हुए और आखिर में अपनी माँ के साथ मैं ही अकेला बचा, जिसे मैं अपनी खुदकिस्मती समझ बैठा। लेकिन जल्द ही मेरा यह भ्रम टूटा और एक दिन फिर से कुछ प्राणी आए, मुझे और मेरी माँ के कानों को ऐंठा, दांतों को गिना और हमारे खुरों की जांच की। मेरे मालिक और उन खरीदारों के बीच मोल भाव होने लगा। मुझे लगा बिकने की बारी अब मेरी है, लेकिन थोड़ी देर में ही मुझे पता चला गया कि बारी मेरी नहीं, मेरी माँ की है। मेरी माँ के गले की रस्सी अब नए हाथों में थी। वो मुझे यूं छोड़कर कभी न जाती, लेकिन हालात से मजबूर थी। अपनी वेदनाओं को कहती भी तो किससे, उसकी सुनता कौन और उसकी पीड़ा को समझता कौन। एक मैं ही था जो अपनी माँ के उस दर्द को महसूस कर सकता था। और जुदाई के उस आखिरी क्षण में मैंने महसूस किया भी कि एक माँ जब अपने बच्चे से बिछड़ती है तब उस माँ पर क्या बीतती है। हालांकि मेरी माँ के लिए बच्चों की जुदाई के ऐसे क्षण कई बार आए, लेकिन वह आज जिस क्षण को जी रही थी वह उसके लिए कितना मुश्किल था, उसे उस समय बस मैं ही समझ सकता था। थोड़ी देर में माँ मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैंने उस रात कुछ नहीं खाया और अगले कई दिनों तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। वह जगह जहाँ उस वक्त मैं बंधा हुआ था दुनिया का सबसे निकृष्ट स्थान बन चुका था मेरे लिए। मैं कितना भी भुलाने की कोशिश करता, लेकिन बार बार मेरी माँ का उदास चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। मैं विचलित होता, तड़पता, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। 1 साल के बाद इंसान नुमा एक नया प्राणी आया। मोल भाव शुरू हुआ। मेरे कान ऐंठे गए, मेरे दांतों को चेक किया गया और फिर मेरे गले की रस्सी एक नए हाथ में थमा दी गई। मैं बहुत खुश था कि कम से कम इस नरक से आज़ादी तो मिली। नई जगह पर मैंने देखा कि मेरी तरह के कई और बकरे भी गले में रंग बिरंगी रस्सियों के साथ वहाँ मौजूद हैं और मेरे जैसे ये तमाम बकरे भी मेरी ही तरह अलग अलग जगहों से लाकर यहाँ इकट्ठे किए गए हैं। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि मैं एक ऐसी दुनिया में और एक ऐसी प्रजाति में पैदा हुआ हूँ जिसकी ज़िंदगी 2 पैरों पर चलने वाले उन प्राणियों के हाथों में है जिन्हें इंसान कहा जाता है। कुछ ही दिनों में मैं यहाँ से भी बेचा गया। फिर से नई जगह, नए लोग। मैंने देखा कि यहाँ भी बकरों का वैसा ही मोल भाव हो रहा है जैसे मेरा और मेरे परिवार का हुआ था। लेकिन शायद तब मैंने ध्यान नहीं दिया था कि इस पूरे हस्तांतरण के खेल में कागज़ के कुछ पत्ते इस्तेमाल होते हैं जिन्हें ये लोग नोट कहते हैं। और मैंने यह भी देखा कि ये कागज़ के नोटों का वज़न बढ़ाने के लिए इंसानों की यह प्रजाति किसी भी हद तक जा सकती। कुछ दिनों के बाद ही मैं कई हाथों से गुजरते हुए एक नए बाज़ार में पहुंच गया जहां मेरे चारों ओर 2 ही प्रजाति थी, बकरा और इंसान। अरसा बीता। उम्र के इस पड़ाव तक आते आते मैंने इंसानों के कई तरह के व्यापार देख लिए। मैंने यह भी देखा कि इंसान के बनाए कई अलग अलग बाज़ारों में केवल बकरों की ही बोलियां नहीं लगती। कागज़ के कुछ टुकड़ों के बदले इंसान भी बेचे और ख़रीदे जाते हैं। इंसानी बच्चों को भी ठीक वैसे ही बेचा जाता है जैसे बकरी के बच्चों को। इंसानी बाज़ार में सब कुछ बिकाऊ है सिवा उस दर्द के जिसने मैंने अपनी माँ की आँखों में महसूस किया था। यहाँ सब कुछ बिकता है,
रिश्ते नाते विश्वास और आस्था सब कुछ। मैं इंसानी दर्शन की गहराई को समझना चाहता था कि आखिर ये लोग किस मिट्टी के बने हैं। आखिर इन्हें कागज़ की उस रद्दी से इतना मोह क्यों है जिससे एक बकरी का पेट भी ना भरे। साथ ही मैं यह भी समझना चाहता था कि ये लोग हमारी इतनी फ़िक्र क्यों करते हैं, अपने मेहनत की कमाई हम पर क्यों खर्च करते हैं, हमें पालते हैं पोसते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, फिर हमें बेच देते हैं। जो अगला इंसान हमें ख़रीदता है वह भी हमें पालता है पोसता है फिर आगे बेच देते हैं, क्यों? मैंने पाया कि दुनिया के सभी प्राणियों में इंसान नामक यह प्रजाति ही सबसे मक्कार है, जो अपने स्वार्थों की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन वह हमारी इतनी देखभाल क्यों करता है, यह बात अभी तक मैं नहीं समझ पाया था। एक दिन अचानक शाम के समय कुछ नए लोगों के हाथों में एक बार फिर से मेरी डोर थी। कागज़ के कुछ टुकड़ों के बदले एक बार फिर से मेरी बोली लग चुकी थी। मैंने अब तक इसे ही अपनी नियत समझ लिया था। न जाने और कितने हाथों में मेरी डोर जाएगी, न जाने और कब तक बिकूँगा, न जाने और कितने बाज़ारों तक पहुँचूँगा। इसी जद्दोजहद में मैं पहुँच गया एक नए घर की दहलीज तक, जहाँ बहुत से लोग पहले से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरी आवभगत शुरू हुई। कोई मुझे सहला रहा था, कोई मेरे दांतों को गिन रहा था, कोई मेरे बालों में लगी धूल को साफ कर रहा था। कुछ बच्चे मुझसे डर रहे थे तो कुछ बच्चे मुझसे चिपट रहे थे। उनके इस अपनेपन में मुझे मेरी माँ की याद आ गई, जिसे मैं भूल गया था। मैं सोच रहा था कि इस समय वह कहाँ होगी। क्या अब भी उसे मेरी याद सताती होगी? कहीं वह मर तो नहीं गई होगी, क्योंकि लंबा वक्त गुजर चुका है और मरना तो सभी को है। इतना अच्छा होता कि हमारा पूरा परिवार साथ साथ होता। मेरे भाई बहन न जाने वे सब के सब कहाँ होंगे। आज का दिन मेरे लिए कुछ खास है, ऐसा पता नहीं क्यों। सुबह से मुझे एहसास हो रहा कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले 2 दिनों से मुझे स्वादिष्ट पत्ते खिलाए जा रहे हैं। मेरे रहने की जगह को बार बार साफ सुथरा किया जा रहा है। कई अनजाने लोग मुझे देखने पहुँचे। सब न जाने क्यों मुझसे अपनापन जता रहे हैं कि मैं हैरान हूँ। आज मुझे सुबह सुबह उठकर नहला दिया गया। घर की औरतें मेरे जिस्म को साफ कर चुकी हैं। अब मैं देख रहा हूँ मेरे चारों ओर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मेरे आसपास बर्तन रखे गए हैं और साथ में कुछ हथियार भी। अब मैं इस पूरे इंसानी दर्शन को समझ चुका हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि माजरा क्या है। अब मैं यह भी जान चुका हूँ कि मेरी माँ कहाँ गई। मेरे भाई बहन सब के सब इस एक प्रजाति की बनावटी भूख का शिकार हुए हैं, जिसे इंसान कहते हैं। जो इंसान बूढ़ी होने पर अपनी माँ तक को बर्दाश्त नहीं करता और वह उसे वृद्धाश्रम में छोड़ आता है, उसने मेरी माँ बहनों के साथ वही किया होगा जो अभी थोड़ी देर में मेरे साथ होने वाला है। अभी बस कुछ ही देर में मेरी नज़रों के सामने भीड़ में से कुछ लोग निकल कर आएंगे, मुझे पकड़कर ज़मीन पर पटक देंगे। उनमें से कोई एक सामने पड़ी छुरी से मेरी गर्दन मेरे जिस्म से अलग कर देगा। फिर मेरी खाल उतारी जाएगी। फिर मुझे बीच में से चीरकर 2 भागों में बांट दिया जाएगा। उसके बाद मेरी चारों टांगें अलग कर दी जाएगी। फिर मेरी आंतों को निकाल कर उसे साफ़ किया जाएगा। उसके बाद मेरे छोटे छोटे टुकड़े भी किए जाएंगे और फिर मेरे वजूद को यह इंसान जमात बांट लेगा आपस में, और अगले कुछ दिनों तक प्रतिदिन मेरे जिस्म के टुकड़ों पर बकरीद मनाई जाएगी। यह खेल तब से चल रहा है
जब इंसानों के किसी परदादा ने किसी के बहकावे में आकर अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखी थी, लेकिन उस बालक का सौभाग्य मेरी कौम का दुर्भाग्य कैसे बन गया पता नहीं। 3 दिनों के इस इंसानी आयोजन में मेरी प्रजाति के करोड़ों बकरे कुर्बान कर दिए जाएंगे। कई मंदिरों की दहलीजों पर भी मेरी कौम के कई सदस्य प्रतिवर्ष कुर्बान किए जाएंगे। वहाँ भी वही सब दोहराया जाएगा जो यहाँ अभी मेरे साथ होने वाला है। फ़र्क बस इतना है कि दोनों जगह के इंसानों के लिए बकरों की शहादत की वजह अलग अलग हैं और उन शहादतों में से खुश होने वाला उनका परमात्मा भी अलग अलग है। दोनों तरह के इंसानी गिरोहों द्वारा अंजाम दिए जाने वाले इस धार्मिक बकरा संहार के अलावा भी पूरे साल मेरी कौम के सदस्यों की खरीद फरोख्त होती रहेगी। कागज़ के बदले कोई हमें खरीदेगा, कोई बेचेगा, कोई काटेगा, कोई हमारे जिस्म के टुकड़ों को आग में भून कर खाए। अनेकों डिशें हमारी लाशों से तैयार होंगी। होटलों में ढाबों पर हमारे जिस्म के टुकड़ों को मसालेदार बनाकर परोसा जाएगा और कहा जाता है कि मटन लाजवाब बना है। सीजन में 700 रुपये, ऑफ सीजन में जिस्म की कीमत 500 रुपये किलो तक बनी रहेगी। तभी ज़ोर की आवाज़ गूंजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बकरे की आत्मकथा अचानक यही समाप्त हुई। यदि हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल